नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी सूरज एकेडमी पे। हम आज जो है 30 और 31 अगस्त का जो पेपर होने वाला है यूपी पुलिस का, उसके लिए 25 प्रश्नों की श्रृंखला है और यहाँ हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए आज का क्वेश्चन हम देखना शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आइए और शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। किसका? उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, लिखा है उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है? तो उत्क्षिप्त ध्वनियाँ दो होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होता है अड और एक होता है अढ़। ठीक है, ये ठीक है, अड और अढ़। ठीक है, ये उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि जैसे पहला शब्द दिया है आरजू, दूसरा दिया है खसरा, तीसरा दिया है पढ़ाई और तीसरा दिया है जफर। तो आप देख रहे हैं कि अड, ढा के नीचे जहाँ बिंदी लगी है वो उत्क्षिप्त ध्वनि के अंतर्गत आता है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पढ़ाई। क्या हो जाएगा? पढ़ाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? पढ़ाई। तो उत्क्षिप्त ध्वनियाँ कितनी होती हैं? दो। ठीक है, दो प्रकार की उत्क्षिप्त ध्वनियाँ होती अड और अढ़। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि बहुत ही प्यारा। अच्छे बच्चे इस क्वेश्चन को करने में पसीने छोड़ देंगे कि उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी व्यंजन और ऑप्शन डी मात्रा। क्या सही होगा इसमें? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? मात्रा। क्या कहा जाता है? मात्रा। ठीक है, क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। ठीक है, उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? मात्रा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है और सभी को ये प्रश्न का उत्तर देना है कि घा का उच्चारण स्थान क्या है? घा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी नासिका। तो जैसे इचू, जैसे कहते हैं अकुह विसर्जनीयाम कंठा, तो ये इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? घा का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? ठीक है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी रूप और ऑप्शन डी समरूप यानी ग्रेफिम। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग बताइए। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, समरूप या ग्रेफिम। क्या हो जाएगा? समरूप या ग्रेफिम। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप, ग्रेफिम। अगला क्वेश्चन, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ प्रश्न की भाषा को बदला गया है। प्रश्न जो है वो तो बहुत ईजी है, लेकिन वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है सर्वनाम, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी वर्णमाला, ऑप्शन डी क्रिया। तो आप बता दें कि वर्ण के समुदाय को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही, जैसे आसान शब्दों में कहा जाए तो कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, उसी को प्रश्न में घुमा दिया गया शब्दों को और कहा गया कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो वर्णों के समुदाय क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। अगला क्वेश्चन, सद्धर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो सद्धर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पहली चीज़ तो इसमें ऑप्शन ये ता के नीचे हलंत होगा और दा के नीचे हलंत हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है,
दा और ता के नीचे हलंत हो जाएगा। और ऑप्शन ए होगा सत धन धर्म, ऑप्शन बी सद धन धर्म, ऑप्शन डी सद धन अधर्म और साधन धर्म। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सत धन धर्म सद्धर्म हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सद्धन धर्म सद्धर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शावक का संधि विच्छेद क्या होगा? किसका? शावक का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया गया है सौधन आक, ऑप्शन बी सौधन अक, ऑप्शन सी शोधन आक, ऑप्शन डी शोधन अक। तो आप लोग बताएंगे इसका क्या उत्तर हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सौधन अक। क्या हो जाएगा? सौधन अक शावक। ठीक है, क्या हो जाएगा? सौधन अक शावक। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्न में संधि है। किसमें पूछ रहा है? किस एतन मुरारी की संधि पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है? एतन मुरारी की। एतन मुरारी में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दिया है स्वर संधि, ऑप्शन बी दिया है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी दिया है विसर्ग संधि और ऑप्शन डी दिया है अयाज संधि। तो एतन मुरारी में कौन सी संधि होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी व्यंजन संधि। ठीक है, क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है आपका, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला मतलब गायों के लिए शाला। ठीक है, इसका समास विग्रह हो जाएगा गायों के लिए शाला। ऑप्शन ए दिया है तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी द्वंद्व और ऑप्शन डी कर्मधारय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ये बताना है आपको कि गौशाला में कौन सा समास है। तो गौशाला में जो सही उत्तर हो जाएगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, कौन सा समास? तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रत्यंग प्रतिधन अंग, इसका जो समास विग्रह करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? प्रत्यंग का प्रति धन अंग। क्या हो जाएगा? प्रतिधन अंग। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि उपसर्ग लगा हुआ है प्रति, तो जब उपसर्ग की बात आ जाती है तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाता है? अव्ययी भाव। तो प्रत्यंग में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। आगे चलते हैं और अगला देखते हैं क्या दिया गया है। किस समास में अव्ययी भाव, किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? यश प्राप्त, आजीवन, महादेव, चौराहा। यश प्राप्त, आजीवन, महादेव, चौराहा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास आजीवन, आ उपसर्ग लगा है जीवन, जीवन तक। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा आजीवन। यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त। ठीक है, चौराहा मतलब चार राहों का समूह। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आजीवन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? किसमें? स्वागत। स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है? कभी कभी हम प्रश्नों को पढ़ते समय ध्यान नहीं देते और नहीं है और लग है में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी आप प्रश्नों को सॉल्व करें तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दें। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया गया है स्व, ऑप्शन बी दिया गया है सा, ऑप्शन सी दिया गया है सत और ऑप्शन डी दिया गया है सु। तो स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, और इसका जो होगा सु धन आगत। क्या हो जाएगा? सुधन आगत, स्वागत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सुधन आगत। ठीक है, स्वागत हो जाएगा सही उत्तर। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए विद्या, ऑप्शन बी विकट, ऑप्शन डी
सी विदग्ध और ऑप्शन डी विषम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा विद्या। क्या होगा? विद्या। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्याशा में उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है ऑप्शन ए में, बी ऑप्शन आ, सी ऑप्शन प्रति और डी ऑप्शन प्रा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये आपको बताना है। प्रतिधन आशा प्रत्याशा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रति उपसर्ग लगा है, प्रत्याशा में कौन सा उपसर्ग है? सी ऑप्शन प्रति। ठीक है। क्रिया से क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ठीक है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी विशेषण। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा बताएंगे आप लोग। तो कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया के साथ। किसके साथ? क्रिया के साथ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न संख्या 16। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। तो धातु के अंत में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए में कृत प्रत्यय, ऑप्शन बी में भाव उद्बोधक प्रत्यय, ऑप्शन सी क्रिया उद्बोधक प्रत्यय और ऑप्शन डी तद्धित प्रत्यय। तो धातु के अंत में जो जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है ये बताना है आपको। तो धातु के अंत में जो जोड़े जाते हैं उनको कहा जाता है कृत प्रत्यय। क्या कहा जाता है? कृत प्रत्यय। आगे चलते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 17। दिया है कि प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है। जो प्रयागराज शब्द है ये संज्ञा की दृष्टि से कौन सी संज्ञा है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा और ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। तो प्रयागराज, प्रयागराज नाम है किसी शहर का, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में दिया है कि निजत्व संज्ञा शब्द है। निजत्व, निजत्व शब्द संख्या है। ऑप्शन ए में दिया है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक और ऑप्शन डी जातिवाचक। आपको बताना है कि निजत्व संज्ञा शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? क्वेश्चन नंबर 19 कि संज्ञा का प्रकार है। बहुत ही सरल और आसान क्वेश्चन, इसमें सबको पता है कि संज्ञा का प्रकार नहीं है व्यक्तिवाचक संज्ञा, देशवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबको पता है कि देशवाचक संज्ञा नहीं होती है। ठीक है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, सबको पता है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए में दिया है 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। ये क्वेश्चन TRE 2 BPSC TRE 2 में पूछा गया कि सर्वनाम में कुल कितने भेद हैं। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6। ठीक है। अगला क्वेश्चन सर्वनाम से ही संबंधित है। अभी भेद पूछा गया, अभी सर्वनामों की संख्या आपसे पूछी जा रही है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन बी 9 और ऑप्शन डी 12। तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल मिला के 11 सर्वनाम हैं। कितने सर्वनाम हैं? 11। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कभी कभी हम बड़े प्रश्नों को अच्छे से रीड करते हैं लेकिन छोटे प्रश्नों को हल्का समझ के छोड़ते हैं और जहाँ पर हम गलती कर देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 सर्वनाम से ही पूछा गया है कि मैं
हम, मुझे, मुझको, हमारा। मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा किस पुरुष से संबंधित है? ठीक है, तो मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा किस पुरुष से संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा किस पुरुष से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तम पुरुष। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उत्तम पुरुष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है स्वयं और अपने आप, स्वयं और अपने आप कौन से सर्वनाम है? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है निश्चयवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक और ऑप्शन डी पुरुषवाचक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको बताना है कि इसका क्या उत्तर हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निजवाचक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी निजवाचक। स्वयं और अपने आप में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि रोगनी शब्द है। आपसे पूछा कि रोगनी शब्द क्या है? विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, रोगनी शब्द क्या है? विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है, भाववाचक संज्ञा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको बताना है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, रोगनी। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि 5 किलो आटा दे दीजिए में विशेषण है। क्या देना है? 5 किलो आटा दे दीजिए में विशेषण है। आपको बताना है कि ऑप्शन ए में दिया गया है संख्यावाचक विशेषण है, ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन डी सी गुणवाचक विशेषण है और ऑप्शन डी परिमाणवाचक विशेषण है। 5 किलो आटा क्या है? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 5 किलो आटा में क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका उत्तर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी परिमाणवाचक विशेषण। तो ये रहे आपके 25 सवाल और आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, इसके बाद हम 30-31 का जो पेपर है तब तक हम 25-25 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके सामने डेली हाजिर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।